नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल, डॉक्टर करण सिंह इंटर कॉलेज रहलई, आगरा। तो चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले पिछले पार्ट में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था उसे संक्षेप में यहाँ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये समझा था कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दो सिद्धांत थे, जिसमें पहला आरंभिक सिद्धांत था और दूसरा आधुनिक सिद्धांत था। तो आरंभिक सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने वहाँ पे कांट की गैसीय परिकल्पना को देखा था और लैप्लास की निहारिका परिकल्पना को समझा था। इसके अलावा चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसे समझे थे। रसेल महोदय के द्वितारक सिद्धांत को हम लोगों ने वहाँ समझा था और इसी में हम लोगों ने आगे फिर ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइजास्कर महोदय द्वारा जो निहारिका की संशोधित परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ समझा था। और इसके अलावा आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने बिग बैंग सिद्धांत को पूरी तरीके से समझा था कि 3 स्टेजों में किस तरीके से बिग बैंग सिद्धांत जो है प्रूफ हुआ, जिसे बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। और इसके अलावा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में तारों का निर्माण और आकाशगंगा का निर्माण भी वहाँ पर हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। तो आइए अब हम लोग इस पार्ट में जो हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है या हमारे चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं कुछ इस प्रकार से हैं। हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का किस प्रकार से इस पृथ्वी पर विकास हुआ। और अंत में हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का। तो अब हम लोग अपने अध्ययन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ग्रहों के निर्माण का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने वहाँ पर लाप्लास महोदय की जो निहारिका परिकल्पना हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर हमने ये सीखा था कि निहारिका जो है ये गैसीय बादलों का एक जो है आवरण है जिसको निहारिका कहा जाता है। तो निहारिका सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ की उत्पत्ति में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ग्रहों का निर्माण भी जो है इसी निहारिका से हुई। तो इसके निर्माण के हम लोग 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है जो निहारिका हमारी थी, उस निहारिका में जो गैस थे वो गैस गुंथित झुंड रूप में एकत्रित हुई, गुंथित हो गई, यानी कि इकट्ठी हो गई झुंड के रूप में, और जिसके कारण वहाँ पर गैसीय क्रोण का निर्माण हुआ। और गैसीय क्रोण का मतलब होता है कोर, गैसीय कोर, यानी कि अंदर की तरफ जो है गैसों का जो है गुंथित झुंड निर्मित हुआ, जिसको गैसीय क्रोण कहा गया। और उस गैसीय क्रोण के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती हुई गैस और धूल कणों की तस्तरी का निर्माण हुआ। तस्तरी नुमा जो है इस तरीके से उस क्रोण के, गैसीय क्रोण के चारों तरफ जो है गैस और धूल के कण चक्कर लगाते हुए जो है घूमने लगे। तो इस तरीके से पहली अवस्था में हमने ये देखा कि गैस और धूल करके तस्तरी का निर्माण हुआ और गैसीय क्रोण का जो है वहाँ निर्माण हुआ। और दूसरी अवस्था में यहाँ पर जो है गैसीय जो बादल था, यानी कि जो गैसीय तस्तरी थी जो गैसीय क्रोण का चक्कर लगा रही थी, तो उसका संघनन होने लगा और साथ में जो धूल कण थे वो भी आपस में मिलने लगे, आपस में टकरा करके मिलने लगे। तो इनके मिलने से छोटे छोटे गोलाकार पिंडों का निर्माण हुआ। और गोलाकार पिंडों के निर्माण होने से जो है, चूँकि गुरुत्वाकर्षण सभी पिंड के थे, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण
ये छोटे गोलाकार पिंड आपस में मिलते रहे और मिल करके इस तरीके से ग्रहाणुओं की जो है उत्पत्ति हुई। तो दूसरे अवस्था में जो है ग्रहाणुओं की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद जो तीसरी अवस्था थी, तीसरी अवस्था में जो ये ग्रहाणु थे, ये कई ग्रहाणु आपस में मिल करके इनका संवर्धन हुआ और संवर्धन होने से जो है बड़े बड़े पिंडों का निर्माण हुआ और यही बड़े पिंड जो है ग्रह कहलाए। और अगर इनके ग्रहों की उत्पत्ति की बात करें तो आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मांड के सभी ग्रह, उसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, इनकी उत्पत्ति हुई। और सौरमंडल की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सौरमंडल की उत्पत्ति में भी निहारिका का महत्वपूर्ण योगदान था। आज से लगभग 5 से लेकर के 5.6 अरब वर्ष पहले जो है निहारिका घूमते घूमते ध्वस्त हो गई और ध्वस्त होकर के निहारिका में क्रोण की उत्पत्ति हुई। क्रोण की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। सौरमंडल के अगर हम ग्रहों की संरचना की बात करें, सौरमंडल की पूरी संरचना की अगर बात करें, यानी सौरमंडल में क्या क्या तत्व हैं, तो उसमें सूर्य तो एक है ही जो कि एक तारा है, सूर्य स्वयं एक तारा है। और इसके अलावा 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह हैं ग्रहों के। और इसके अलावा तमाम लाखों छोटे छोटे पिंड हैं। इन पिंडों में जो है कुछ क्षुद्र ग्रह हैं जिसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं इंग्लिश में, धूमकेतु हैं जिसको कॉमेट्स कहते हैं, तमाम असंख्य धूल के कण हैं। तो इस तरीके से तमाम छोटे छोटे पिंड भी हमारे इस सौरमंडल के संरचना में योगदान करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस सौरमंडल के सीक्वेंस की अगर बात करें तो सूर्य से अगर हम बाहर की तरफ चलते हैं तो शुरू के 4 ग्रह भीतरी ग्रह यानी इनर प्लेनेट कहलाते हैं, जिसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और इस पार्थिव ग्रह को बाहरी ग्रह से जो अलग करने वाली पट्टी है, उस पट्टी का निर्माण क्षुद्र ग्रहों से हुआ है, एस्टेरॉइड से हुआ है। जो तमाम छोटे छोटे कण हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह जो है भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह को अलग करती है। तो भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की तरह चट्टानों और धातुओं से हुआ है। और बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन शब्द जो है जुपिटर से संबंधित है, क्योंकि बाहरी ग्रहों की उत्पत्ति में जुपिटर की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगर इनकी व्यवस्था की बात करें तो सूर्य से लेकर के 8 ग्रह का क्रम कुछ इस प्रकार से है। सूर्य से बढ़ते क्रम में सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इसके बाद मंगल ग्रह है। तो ये चारों ग्रह को क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह। इसके बाद एस्टेरॉइड्स की पेटी आती है। एस्टेरॉइड्स की पेटी के बाद जो है बृहस्पति, फिर शनि और इसके बाद अरुण और वरुण है। और इन चारों ग्रहों को जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए प्लूटो, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी हमने तो पहले पढ़ा था कि हमारे जो है सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। तो देखिए पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संगठन की एक बैठक में प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह की जो है उपाधि दी गई और उससे ग्रह की उपाधि छीन ली गई। तो इस तरीके से प्लूटो अब ग्रह नहीं है, बल्कि अब वो एक पौना ग्रह है। तो इस तरीके से अब ग्रहों की अगर संख्या की बात करें तो हमारे सौरमंडल में अब ग्रहों की संख्या 8 है, 9 नहीं है, बल्कि 8 ग्रह हैं।
हमारे सौरमंडल में। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में यहाँ पर एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा। आपने जो है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के बारे में जो पढ़ा है अभी, तो एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि जो भीतरी ग्रह हैं वो चट्टानी पदार्थों से क्यों निर्मित हैं, जबकि बाहरी ग्रह जो है गैसीय पदार्थों से क्यों निर्मित हैं, जबकि सारे जो है ग्रह सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं, सारे ग्रह सूर्य से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो फिर ऐसा विभेद क्यों? आपके दिमाग में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न के हम 3 तर्क से जो है इनके उत्तर, इनके समाधान देख सकते हैं। देखिए जो पार्थिव ग्रह है, पार्थिव ग्रह को इसीलिए पार्थिव ग्रह कहा गया है क्योंकि पृथ्वी की तरीके से इन ग्रहों की रचना हुई है, चट्टानी और जो है कुछ मेटल्स से, धातुओं से। तो इनके चट्टानी संरचना और धातुओं के पाए जाने के सबसे प्रमुख कारण क्या है कि पार्थिव ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं, और चूँकि शुरू में ये भी जो है एक नेबुला थी, निहारिका थी, तो जब सूर्य के नज़दीक होने के कारण इसका जो गैसें थी यहाँ की, वो क्या हो गई, संघनित नहीं हो पाई। पार्थिव ग्रह की गैसें जो थी वो संघनित नहीं हो पाई, तो इस कारण ये गैसें यहाँ से बाहर चली गई। जबकि जो जोवियन ग्रह है या बाहरी ग्रह है, इनका निर्माण अधिकांश गैसों से हुआ है, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर स्थित हैं, जिसके कारण दूर स्थित होने के कारण इनमें जो है गैसों का संघनन हुआ, और संघनन हो करके जो है वो गैस उन ग्रहों पर पाई जाती हैं। और दूसरी, अगर दूसरे तर्क की बात करें तो चूँकि पार्थिव ग्रह या जो भीतरी ग्रह है वो शक्तिशाली सौर ज्वालाओं की चपेट में आता रहा, तो ये शक्तिशाली सौर ज्वालाओं के कारण जो है गैस और धूल के कण क्या हो गए, ये उड़ गए पार्थिव ग्रह से या भीतरी ग्रह से। लेकिन जो बाहरी ग्रह थे, जिनको जोवियन ग्रह कहते हैं, तो उन बाहरी ग्रहों में सौर ज्वालाएँ ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण वहाँ गैसीय संरचना बनी रही। और तीसरे तर्क की अगर बात करें तो पार्थिव ग्रह जो आकार में छोटे हैं, आप देख लीजिए साइज में पार्थिव ग्रह छोटे हैं, तो ये छोटे होने के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण भी कम है, और जब गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो जो इनके गैसीय आवरण थे वो चली गई, पृथ्वी और अन्य जो है पार्थिव ग्रहों को गैसें छोड़ करके गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण बाहर ब्रह्मांड में चली गई। जबकि जो जोवियन ग्रह थे, तो जोवियन ग्रह चूँकि आकार में बड़े हैं, आकार में बड़े होने के कारण उनका गुरुत्वाकर्षण अधिक है, और गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण उन्होंने अपने गैसियस पार्टिकल्स को, धूल कणों को अपनी तरफ खींच करके आबद्ध करके रखा हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पर गैस अधिक पाई जाती है। तो ये जो प्रश्न था, इसका भी यहाँ पर आपने जो है 3 तर्कों के माध्यम से समाधान देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो देखिए, चंद्रमा एक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। शुरू में चंद्रमा पृथ्वी का ही एक भाग था, और इसकी उत्पत्ति के पीछे जो है सबसे पहले 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन महोदय ने बताया कि जब हमारी पृथ्वी घूम रही थी तो घूमती हुई पृथ्वी का जो आकार था, उसका आकार डंबल में परिवर्तित हो गया। डंबल एक ऐसी आकृति है जिसमें बीच वाला भाग जो है पतला होता है, और उसको दोनों सिरे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मोटा होता है। तो इस तरीके से डंबल की आकृति जो है बनी हमारी पृथ्वी की, और घूमते घूमते डंबल से जो है चंद्रमा टूट करके अलग हो गई, एक पार्ट निकल गया डंबल का, तो उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज के वैज्ञानिक जो है डार्विन के इस
संकल्पना को, इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एक परिकल्पना थी, एक कल्पना थी डार्विन की। आवाज़ तो बिग बैंग थ्योरी ने लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। तो इसके चंद्रमा की उत्पत्ति के पीछे जो है एक कहानी जो बताई गई बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से, तो कुछ इस प्रकार है कि आज से करीब लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी से एक बहुत बड़ा पिंड टकराया, और ये पिंड जो आकार में था मंगल ग्रह से भी एक से लेकर 3 गुना बड़ा था। तो ये बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्ट था पृथ्वी से टकराया, तो इस बड़े टकराव के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और इस बड़े टकराव को द बिग स्प्लैट कहा गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के उद्भव के बारे में। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ? तो देखिए, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो अन्य ग्रहों की भांति जो है हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। हमने देखा था ग्रहों की उत्पत्ति किस तरीके से जो है 3 अवस्थाओं में हुई, जिसमें ग्रहाणुओं के संवर्धन से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई ग्रहों की जो है ग्रहाणुओं के संवर्धन से। ठीक है, और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो शुरू में हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति बेयान थी, गर्म थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। जिस तरीके से अन्य गैसें वो अन्य सौरमंडल के ग्रह हैं, इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी शुरुआत में ऐसे ही थी। लेकिन कालांतर में समय जैसे जैसे गुजरता गया, बीतता गया, तो यहाँ पर कुछ ऐसे अनुकूल वातावरण निर्मित हुए जिसके कारण हमारे पृथ्वी जो है वो ग्रीन प्लेनेट या हरित ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से पृथ्वी का उद्भव हुआ। अब स्थलमंडल का विकास किस प्रकार हुआ? शुरुआत में तो पृथ्वी बहुत गर्म थी, और अधिक गर्म होने के कारण तापमान अधिक था। तो अधिक तापमान के कारण जो है हल्के और जो भारी घनत्व के पदार्थ थे, हल्के घनत्व और भारी घनत्व के जो पदार्थ थे, तो उन पदार्थों में विभेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विभेदन की प्रक्रिया को अगर हम समझें तो विभेदन का मतलब होता है कि हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ में अलगाव होना, हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ में अलगाव होना। तो जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो है खींचते हुए चले गए, और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के बाहर निकलकर पृथ्वी की सतह पर आए। अगर भारी पदार्थों की बात करें तो उसमें लोहा और निकिल जैसे भारी पदार्थ थे। हल्के पदार्थों में तमाम प्रकार की गैसें थीं, जलवाष्प थे। तो इस तरीके से ये पृथ्वी की सतह पर आए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन की प्रक्रिया। और ये जब विभेदन की प्रक्रिया का जब दूसरा चरण आया, तो दूसरे चरण में पृथ्वी के जो पदार्थ थे वो कई परतों में विभक्त हो गए, और वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के माध्यम से इन परतों का जब अध्ययन किया तो ये पता चला कि ये 3 परतें हैं मुख्य रूप से। सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं, ऊपरी परत को, और उसके निचले परत को प्रावार या मैंटल कहते हैं, और सबसे जो आंतरिक परत है पृथ्वी की उसे क्रोड या कोर इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसका यहाँ पर हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा तीसरा अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही संबंधित है, वहाँ पर हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे, हमारी पृथ्वी का स्थलमंडल बन गया तो अब वायुमंडल के निर्माण की बात आती है। वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ? तो वायुमंडल का निर्माण कुछ पहले ऐसा वायुमंडल इस तरीके से नहीं था जैसे आज हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की अधिकता है। ठीक है, दोनों गैसों को मिला करके लगभग 99% गैस जो है हमारे इस पृथ्वी पर के वायुमंडल में है। तो पहले जो है ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पृथ्वी की शुरुआत में हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के गैसों की अधिकता थी। ठीक है, तो ये गैसें हाइड्रोजन और हीलियम
गैसें जो प्रारंभ में थीं तो इनकी व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ और आज के स्वरूप में कैसे आई। तो बच्चों, इस व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, उसके पीछे की जो कहानी थी उसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि 3 अवस्थाओं में हम इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। पहली अवस्था में सौर ज्वालाओं के कारण जो है, जो पृथ्वी पर आदिकालीन गैसें थी, जो हाइड्रोजन और हीलियम जिसको आदिकालीन गैसें भी कहते हैं, तो इन गैसों का सौर ज्वालाओं के कारण ह्रास हो गया, ये लुप्त हो गई पृथ्वी से धीरे धीरे करके। ठीक है। और दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि विभेदन की प्रक्रिया हमने देखी। विभेदन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर से जो हल्के पदार्थ थे वो बाहर आए, और इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार भी हुआ। तो ज्वालामुखी उद्गार के साथ भी जो है बहुत सारे गैसें और जलवाष्प बाहर निकल करके आईं, और विभेदन की प्रक्रिया के कारण भी अंदर से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प बाहर निकल करके आईं। तो इस तरीके से अगर इन गैसों की बात करें तो गैसों में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है इसी प्रकार से मीथेन और अमोनिया, तो ये सारी गैसें जो है विभेदन की प्रक्रिया और ज्वालामुखी उद्गार के कारण सतह पर निकल करके बाहर आई और हमारे वायुमंडल में पहुंच गई। ठीक है। तो इस तरीके से वायुमंडल में गैसों की जो वर्तमान व्यवस्था है वो इस प्रक्रिया से हुई। और इसके अलावा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो हमारे जैवमंडल है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनवरत आज भी जारी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में वृद्धि हुई, जो कि आज लगभग 21% की मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब वायुमंडल का निर्माण हो गया तो जलमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ ये है कि हमारी पृथ्वी जो है अपनी मूल तारे से दूर आती गई और धीरे धीरे घूर्णन के कारण इससे ताप ह्रास होता रहा, और ताप ह्रास होने के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। तो ठंडी होते होते पृथ्वी पर जो है जलवाष्प जो थे वो संघनित होने लगे, और संघनित होकर के वर्षा प्रारंभ हुई, और वर्षा अनवरत होती रही। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, जब वो गैसें भी वर्षा के साथ घुलने लगीं तो फिर पृथ्वी और ठंडी हुई, और पृथ्वी जब और ठंडी हुई तो संघनन की प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ी। तो इस तरीके से वर्षा और होने लगी। तो वर्षा अनवरत हुई, कई वर्षों तक हुई वर्षा। तो इस तरीके से वर्षा होने से जो पृथ्वी के गर्त थे, गड्ढे थे, वो जल से भर गए और बड़े बड़े महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जलमंडल की उत्पत्ति होती है। लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति हुई। अब जब पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति हो गई, वायुमंडल भी बन गया, स्थलमंडल भी बन गया, तो स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों मंडलों के मिलने से पृथ्वी पर अब जीवन की उत्पत्ति भी प्रारंभ हो गई। तो हम देखते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व जो है महासागरों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है, ऑक्सीजन गैस की वृद्धि होने लगती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो महासागरों में ही सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। जब ऑक्सीजन आग की उत्पत्ति हो गई तो महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई, और महासागरों में जीवन की उत्पत्ति जो हुई ये रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुई। सबसे पहले जटिल जैव अणुओं का समूहन हुआ। जटिल जैव अणुओं के समूहन की जब बारंबारता हुई, बार बार ये समूहन होने लगी, तो इसके कारण जो निर्जीव पदार्थ थे वो भी जीवित तत्वों में बदलने लगे। निर्जीव पदार्थ भी जीवित तत्वों में बदलने लगे। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव के रूप में जिसका उद्भव हुआ वो आज के कुछ शैवाल की भांति हुआ। शैवाल के बाद जो है पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव आए, और एक कोशिकीय जीव से आज के मानव तक की विकास यात्रा पूरी हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने
इस अध्याय को जीवन की उत्पत्ति के साथ ही पूर्ण कर लिया। अब अध्याय पूर्ण कर लिया तो हम ये देखते हैं, अब देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर चीज़ें सीखी। तो अब थोड़ा सा अपने अध्याय को, अपने अध्ययन को, इसको रिकॉल करते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ग्रहों की जो है निर्माण की अवस्थाओं को देखा कि किस प्रकार 3 अवस्थाओं से होकर ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद हमने देखा सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन किया इस खंड में। फिर इसके बाद पृथ्वी का उद्भव देखा, फिर स्थलमंडल और वायुमंडल, फिर जलमंडल के विकास का अध्ययन किया, और अंत में हम लोगों ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे खंड 2 के माध्यम से इस पूरे जो है अध्याय को, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को पूर्ण कर लिया। अब बच्चों गृह कार्य की बारी आती है। तो गृह कार्य में हम लोग 5 प्रश्न जो होंगे हमारे 30 शब्दों वाले होंगे लगभग, और एक प्रश्न 150 शब्द का होगा। तो 30 शब्द वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भीतरी व बाहरी ग्रह को अलग करने वाली पट्टी का नाम बताइए। अभी हमने बताया था कि जो हमारी भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह है उसको अलग करने वाली पट्टी का क्या नाम है, ये बताना है। और दूसरा प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों के नाम बताइए। पार्थिव ग्रहों के नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न है, बाहरी ग्रहों में गैसों की अधिकता क्यों पाई जाती है। ये भी हमने बहुत स्पष्ट तरीके से समझा। और चौथा प्रश्न है, विभेदन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। और 5वां प्रश्न है, कांट और लाप्लास की परिकल्पना में मूलभूत अंतर बताइए। और एक प्रश्न है 150 शब्द का, ये प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर इस अध्याय को पूर्ण कर लिया। इसी के साथ नमस्कार।